अमेरिका से लेकर चीन, भारत से लेकर रूस तक हर बड़ा फैसला कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को शेप देता है। इसलिए ये वीडियो महज एक खबर नहीं, बल्कि आपकी सोच, समझ, करियर और विजन को निखारने का एक जरिया है। अगर आप वाकई अपडेटेड रहना चाहते हैं, भीड़ से आगे निकलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रोज देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप दुनिया को समझेंगे तभी दुनिया आपको समझेगी। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कभी भी पीछे न रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिका को जीरो शुल्क वाला व्यापार समझौता ऑफर किया है, जिससे एप्पल जैसी कंपनीज को अमेरिका में ही प्रोडक्शन बनाए रखने के लिए इनकरेज किया जा सके। इसके अलावा अमेरिका में इस साल अब तक 15 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है और 12 और लोगों की सजा तय है, जिससे देश में मौत की सजा पर बहस तेज हो गई है। चीन ने ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और उरुग्वे के लोगों को बिना वीजा के आने जाने की परमिशन दे दी है, जिससे लैटिन अमेरिका के साथ बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाल ही में रूस गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दो देशों के रिश्तों और दुनिया के मुद्दों पर बातचीत की। रूस के कुछ लोग यूक्रेन में शांति की बातचीत के लिए इस्तांबुल पहुंच गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने के चांसेस कम हैं। इस बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री ने रूस पर दुनिया भर के एयरप्लेन्स के खिलाफ हवाई आतंक की प्लानिंग करने का इल्जाम लगाया है, जिससे पूरी दुनिया में चिंता बरस गई है। भारत और चीन ने $10 बिलियन के 24 समझौतों पर साइन किए हैं, जिनमें रेलवे के एरिया में साथ काम करना भी शामिल है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम क्रमशः ₹3.13 और ₹2.71 प्रति लीटर भी आज गए हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने के लिए IAEA को जिम्मेदारी देने की मांग की है, जिससे इस एरिया की सुरक्षा पर ध्यान गया है। जापान की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज को अमेरिकन टैक्स की वजह से $19 बिलियन का नुकसान होने का डर है। इस पर निसान के CEO ने जापान और अमेरिका के बीच बिजनेस की बातचीत जल्दी करने को कहा है। इसके अलावा ओसाका में हो रहा एक्सपो 2025, जिसका थीम है फ्यूचर समाज की डिजाइन, दुनिया भर के नए आइडियाज और साथ काम करने का केंद्र बन रहा है। जर्मन कंपनी थाइसेनक्रप ने भारत में अपना बिजनेस बेचने के बाद 6 बार लॉस के बाद प्रॉफिट कमाया है। हालांकि यूरोप में स्टील इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जिससे कंपनी के फ्यूचर पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने इजरायल के राष्ट्रपति आइजक हेर्जोग के साथ किबुत्ज बेयरी का दौरा किया, जहां हाल ही में हमास के हमलों से बहुत नुकसान हुआ था। ये विजिट जर्मनी और इजरायल के बीच एकजुटता दिखाती है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में मई की शुरुआत रिकॉर्ड गर्मी के साथ हुई, जिससे देश में अब तक 439 जंगलों में आग लग चुकी है, जो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये क्लाइमेट चेंज और सूखे की सीरियसनेस को दिखाता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी को IIE अमेरिकन पासपोर्ट प्रोजेक्ट ग्रांट मिला है, जिसका मकसद अमेरिकन स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई के लिए एनकरेज करना है। फ्रांस के शेयर मार्केट CAC 40 में 0.4% की गिरावट आई, क्योंकि इन्वेस्टर्स अमेरिका के इकोनॉमिक डेटा और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के कमेंट्स का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फरवरी 2025 में पेरिस में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के लिए इनवाइट किया है, जिससे भारत और फ्रांस के बीच टेक्नोलॉजी के एरिया में साथ काम करने को बढ़ावा मिलेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने अनाउंस किया है कि उनका देश 2025 में अमेज़न के शहर बेलेम में COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगा। ये फैसला अमेज़न एरिया की एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए लिया गया है। इसके अलावा ब्राजील ने बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के प्रॉफिट पर 15% मिनिमम टैक्स लगाने का प्लान बनाया है, जो G20 की मीटिंग के दौरान दुनिया भर में टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ एक बड़ा कदम है। कनाडा में हाल ही में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी कम सीट्स के साथ फिर से सरकार बना ली है। ये इलेक्शन देश के नए 343 सीट्स वाले इलेक्शन मैप के हिसाब से हुआ, जिसमें रहने का खर्चा, घर और क्राइम जैसे इश्यूज इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा कनाडा की सरकार ने कम और मिडिल इनकम वाले लोगों के इनकम टैक्स में कमी करने का अनाउंस किया है, जिससे इंडियन इमिग्रेंट समेत कई लोगों को पैसों के मामले में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इटली के नेपल्स शहर को 2027 में प्रतिष्ठित अमेरिका कप नौकायन प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है, जो देश के पर्यटन और खेल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। हाल ही में पुनः निर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की।
इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और वैश्विक व्यापार पर चर्चा हुई। दक्षिण कोरिया में मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 151 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 29 अन्य घायल हुए। विमान 2 असफल लैंडिंग प्रयासों के बाद कजाकिस्तान की ओर मोड़ा गया था, लेकिन अक्ताओ में लैंडिंग के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया ने 18 महीने के निलंबन के बाद पनमुनजोम गांव में सीमित नागरिक पर्यटन पुनः आरंभ करने की घोषणा की है, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव में कमी का संकेत है। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच संभावित शांति वार्ता के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अनुपस्थिति ने वार्ता की दिशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। यूरोपीय शक्तियों ने पुतिन द्वारा निम्न स्तर के प्रतिनिधि मंडल को भेजने की आलोचना की है। सऊदी अरब ने 15-16 मई को रियाद में अरब भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और वित्तीय खुफिया इकाइयों के फोरम की मेजबानी की, जिसमें 25 देशों के लगभग 600 विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस फोरम का उद्देश्य वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सऊदी अरब ने 2025 हज यात्रा के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें बच्चों के हज में भाग लेने पर प्रतिबंध और वीजा नीतियों में बदलाव शामिल हैं, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इजराइल और गाजा के बीच हालात एक बार फिर गंभीर हो गए हैं। नकबा दिवस के मौके पर इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और कई घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि ये हमले आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे, जबकि फिलिस्तीनी पक्ष ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है और एक बार फिर युद्ध विराम की अपीलें तेज हो गई हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बेघर लोगों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कई बेघर लोग हवाई अड्डे पर रुकने लगे थे, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही थी। इसे देखते हुए अब वहां गैर यात्रियों के प्रवेश पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम शहर की सामाजिक स्थिति और शहरी बेघर संकट की ओर ध्यान दिला रहा है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन गरुड़ इंडोनेशिया ने अपने बेड़े को विस्तार देने की योजना बनाई है। कंपनी आधुनिक विमानों की खरीद कर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। यह कदम देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा और हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ और आरामदायक बनाएगा। एयरलाइन ईंधन किफायती और तकनीकी रूप से उन्नत विमानों की ओर शिफ्ट कर रही है। स्वीडन ने अपनी दशकों पुरानी तटस्थता नीति को समाप्त करते हुए नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह निर्णय रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदले सुरक्षा परिदृश्य में लिया गया है। स्वीडिश सरकार का मानना है कि नाटो की सदस्यता उन्हें सामूहिक सुरक्षा का मजबूत कवच देगी और देश की सीमाओं की रक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी। यह स्वीडन की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन माना जा रहा है। नीदरलैंड्स ने जर्मनी की रक्षा कंपनी से लेपर्ड 2 टैंक खरीदने का बड़ा सौदा किया है। यह कदम देश की रक्षा तैयारियों को मजबूती देने की दिशा में उठाया गया है। यूरोप में बढ़ते तनाव और रूस की गतिविधियों के मद्देनजर नीदरलैंड्स सहित कई देश अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। यह सौदा जर्मनी और नीदरलैंड्स के बीच रक्षा सहयोग को भी और सशक्त बनाएगा। स्विट्जरलैंड इस वर्ष यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2025 की मेजबानी कर रहा है, जो 1956 में पहली बार यहीं आयोजित हुआ था। इस प्रतिष्ठित संगीत प्रतियोगिता के ग्रैंड फाइनल और सेमीफाइनल्स बासेल के सेंट जैकोब शाले में आयोजित हो रहे हैं, जहां हेजल ब्रुगर, सैंड्रा स्टूडर और मिशेल हुंजिकर जैसे प्रसिद्ध प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2025 में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले ने देश में न्यायपालिका की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं और इसकी जांच अभी भी जारी है। फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2026 में ड्रिलिंग गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई है, बशर्ते आवश्यक परमिट प्राप्त हो जाए। कंपनी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में 4 अपतटीय ब्लॉकों में अन्वेषण अधिकार रखती है, जो क्षेत्र में संभावित तेल और गैस विकास के लिए स्थिति को मजबूत करता है। मिस्र में हाल ही में आर्थिक सुधारों के तहत विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों की घोषणा की है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। सिंगापुर में 16 से 18 मई 2025 तक 15वीं एशियाई रिदमिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप और 20वीं जूनियर एशियाई जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष यह आयोजन ओशिनिया रिदमिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप के रूप में भी कार्य करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जिम्नास्ट्स को एशियाई प्रतियोगियों से अलग रैंकिंग दी जाएगी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान क्षेत्र में 12 से 14 मई 2025 के बीच बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) द्वारा ऑपरेशन हीरो 2.0 के तहत पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठानों पर कई हमले किए गए। इन हमलों में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई और 5 घायल हुए। यह ऑपरेशन बलूच विद्रोह की तीव्रता में वृद्धि का संकेत है।